बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केस ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सबका ध्यान खींच लिया है। इलेक्टोरल रूल्स, डेडलाइन एक्सटेंशंस, पॉलिटिकल ऑब्जेक्शंस और कोर्ट के शार्प ऑब्जर्वेशंस, ये पूरा मैटर एक डेमोक्रेटिक ड्रामा की तरह अनफोल्ड हो रहा है। इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर भी आया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था और किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया। पर आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि इन्हीं सब के बीच में एक उंगली सीजेआई बीआर गवई पर भी उठी है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन कंट्रोवर्सी के बीच कांग्रेस लीडर और फॉर्मर बीजेपी एमपी उदित राज ने कहा कि जस्टिस गवई एक मिनी अंबेडकर बनने का मौका खो बैठे। एक्स पर लिखते हुए उदित राज ने याद दिलाया कि उनके सीजेआई बनते ही लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थी, पर उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और सबसे बड़ी नाराजगी उनकी ये थी कि सीजेआई ने बिहार एसआईआर मैटर को पर्सनली प्रिसाइड नहीं किया एंड दैट एसआईआर के मामले को खुद सुनना चाहिए था और ये लोकतंत्र बचाने का मामला है। उन्होंने वार्निंग भी दी कि अभी भी कुछ कर जाते हैं तो ठीक है, वरना मायावती की तरह अंत होना निश्चित है। पर इसी के साथ नजर डालते हैं जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची के बेंच पर, जो बिहार एसआईआर केस से डील कर रहे हैं। अब ईसीआई की तरफ से मौजूद हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स बिहार के लिए पब्लिश हुए हैं, उनके खिलाफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 1 सितंबर के बाद भी फाइल किए जा सकते हैं। और सिर्फ फाइल ही नहीं बल्कि उनको कंसिडर भी किया जाएगा जब तक नॉमिनेशंस की लास्ट डेट नहीं आती। मतलब टेक्निकली जो डेडलाइन 1 सितंबर तक रखी गई थी, उसके बाद भी वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक खिड़की खुली रहेगी। इन सबमिशंस को रिकॉर्ड करते हुए जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची की बेंच ने ये डिसाइड किया कि अभी डेडलाइन एक्सटेंड करने का कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब ईसीआई खुद कह रही है कि प्रोसेस ओपन है तो एक्सटेंशन का इश्यू अपने आप डाइल्यूट हो जाता है। बेंच ने क्लियर लिखा कि ईसीआई का नोट ये बताता है कि फाइलिंग ऑफ क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस और करेक्शंस इज नॉट बार्ड आफ्टर 1 सितंबर। प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस एंड ऑल इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स आर इंटीग्रेटेड इन द फाइनल रूल। अब हियरिंग के दौरान इंटरेस्टिंग एक्सचेंज भी हुए। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने एक शार्प ऑब्जर्वेशन रखा। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज आर फाइलिंग ऑब्जेक्शंस सीकिंग डिलीशन ऑफ वोटर्स एंड नॉट एनी क्लेम्स फॉर इंक्लूजन। वेरी स्ट्रेंज। मतलब पार्टीज इंक्लूजन के लिए प्रेशर डालने के बजाय एक्सक्लूजन के लिए ज्यादा एक्टिव दिख रही है। उनका ये भी कहना था कि आरजेडी की जो भी ग्रीवांस है वो ये है कि उनके फाइल के ऑब्जेक्शंस उनके नाम से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। नंबर भी बहुत स्ट्राइकिंग है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि बिहार में टोटल 7.24 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से 99.5% ने अपने फॉर्म्स फाइल किए। लेकिन जब 65 लाख वोटर्स को ड्राफ्ट रोल से एक्सक्लूड किया गया तो सिर्फ 33,326 इंडिविजुअल्स ने अपना इंक्लूजन क्लेम किया और पार्टीज ने सिर्फ 25 क्लेम्स फाइल किए। उसके अपोजिट 1,34,738 ऑब्जेक्शंस एक्सक्लूजन के लिए फाइल हुए। मतलब एडिशन के लिए इतना ज्यादा पुश नहीं था, लेकिन डिलीशन के लिए काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन था। अब आरजेडी और दूसरे पिटिशनर्स के लॉयर ने भी अपने ग्रीवांस रखे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एडीआर की तरफ से कहा कि ईसीआई ऑफिशियल्स खुद अपने मैनुअल्स फॉलो नहीं कर रही। एडवोकेट निजाम पाशा ने भी क्लेम किया कि बीएलओस, बूथ लेवल ऑफिसर्स, लोगों के फॉर्म्स एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट शोएब आलम आरजेडी की तरफ से ने पॉइंट किया कि आधार बेस्ड इंक्लूजन अलाउ तो किया गया, लेकिन कोर्ट का 22 अगस्त का ऑर्डर के बाद सिर्फ 9 दिन मिले बिफोर द सितंबर 1 डेडलाइन, तो उसके हिसाब से टाइम ही काफी कम था। अब पॉलिटिकल पार्टीज के एप्लीकेशन में मेनली एक ही डिमांड थी, डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि वोटर्स जो एक्सक्लूड हुए हैं उनको चांस मिल सके अपनी एंट्रीज करेक्ट करने का। आरजेडी एमपी मनोज झा एंड एमएलए अख्तरुल इमान भी पिटिशनर्स में थे। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दी, बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इन्वॉल्व करने का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बिहार एसएलएसए इंस्ट्रक्शंस इशू करे ताकि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज पैरा लीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट करे। ये पैरा लीगल वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को असिस्ट करेंगे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने में, चाहे क्लेम्स हो, ऑब्जेक्शंस हो या करेक्शन। कोर्ट ने एक और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी ऐड किया। हर पैरा लीगल वॉलंटियर एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज को सबमिट करेगा और फिर ये रिपोर्ट स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लेवल पर कोलेट की जाएंगी। ये मूव भी काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे इंश्योर होगा कि आम वोटर जो शायद सिस्टम समझने में मुश्किल फील कर रहे, उन्हें डायरेक्ट लीगल असिस्टेंस मिले। इससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों इंप्रूव होगी। आपको याद भी होगा
कि इस केस का टाइमलाइन भी काफी ड्रामेटिक रहा है। जुलाई 28 को जब पिटिशनर्स ने डिमांड किया था कि ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश ना किए जाए तो कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन उस समय जस्टिस कांत ने ईसीआई को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया था कि इंस्टेड ऑफ एन मास एक्सक्लूजन देयर शुड बी एन मास इंक्लूजन। मतलब कोर्ट ने ऑलरेडी अपना मूड क्लियर कर दिया था कि मास लेवल पर वोटर्स को एक्सक्लूड करना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर जुलाई 29 को जब 65 लाख एक्सक्लूजन्स का नंबर सामने आया तो कोर्ट ने ओरली रिमार्क किया कि अगर मास एक्सक्लूजन होगा तो वो डेफिनेटली स्टेप इन करेंगे। अगस्त 6 को एडीआर ने एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें एलिगेशंस था कि ईसीआई ने ओमिटेड वोटर्स के डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं किए। यहाँ तक कि जिन वोटर्स को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है उनके केसेस में भी बीएलओज ने नॉट रिकमेंडेड मार्क कर दिया और एक्सक्लूजन के रीजंस क्लियर नहीं किए। अगस्त 12 की हियरिंग में पिटिशनर्स ने क्लियर बोला कि बिहार एसआईआर इलीगल है और वोटर्स पर बर्डन डालना कि वो अपनी सिटीजनशिप प्रूव करे ये लॉ के अगेंस्ट है। कोर्ट के सामने एक ड्रामेटिक सिचुएशन तब आई जब दो ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया गया जिनको ड्राफ्ट रूल्स में डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। कोर्ट ने इसे इनएडवर्टेंट एरर कहा, लेकिन इसने बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया था कि सिस्टम में फ्लॉज कितने बड़े स्केल पर हो सकते हैं। अगस्त 13 को बेंच ने एक इंटरेस्टिंग लीगल क्वेश्चन उठाया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 के बेसिस पर क्या ईसीआई के पास रेसिडुअल पावर है कि वो अपनी मर्जी से ऐसे रिविजन एक्सरसाइज कंडक्ट करे। ये भी बोला गया कि वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है उसका इशू बाद में देखेंगे। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब एलिगेशंस आया कि ईसीआई ने अपनी वेबसाइट से ड्राफ्ट रोल की सर्चेबिलिटी फीचर डिलीट कर दिया। कोर्ट ने दोनों साइट से पूछा कि क्या इलेक्टोरल रोल्स इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पब्लिश किए गए थे एज पर 1960 रूल्स। मतलब ट्रांसपेरेंसी का इशू बार बार रिपीट हो रहा था। फिर 14 अगस्त को कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर दिया। 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स के नाम बिहार सीईओ की वेबसाइट और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स की वेबसाइट्स पर पब्लिश करने का, और सिर्फ नाम ही नहीं एक्सक्लूजन का रीजन भी साथ में। साथ ही ये भी बोला गया कि ये इन्फो एपिक सर्चेबल फॉर्मेट में हो। 22 अगस्त को कोर्ट ने ईसीआई को अलाउ किया कि एक्सक्लूडेड वोटर्स आधार कार्ड के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सके, और इसी दिन कोर्ट ने बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो डेडलाइन एक्सटेंड करने पर भी विचार होगा। इसके बाद ही थाउजेंड्स ऑफ क्लेम्स फाइल हुए, पहले 3 वीक्स में 80,000 और फिर अगले एक वीक में 95,000 तक। मतलब एक स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ एप्लीकेशंस आई। और अब 1 सितंबर के बाद जब डेडलाइन ऑफिशियली खत्म हो गई है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर से डिमांड की कि टाइम एक्सटेंड किया जाए, लेकिन ईसीआई के सबमिशंस ने कोर्ट का काम सिंपल बना दिया, क्योंकि ईसीआई खुद कह रही है कि डेडलाइन के बाद भी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को 8 सितंबर के लिए पोस्ट किया है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उस दिन क्या आर्ग्यूमेंट्स हमें सुनने को देखने को मिल सकते हैं। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।